आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन और सबसे जरूरी बातों में से एक है। और वह यह कि तुम लोगों को देखते कैसे हो। कल की बात सोचो, या परसों की, या पिछले हफ्ते की। कोई ना कोई घटना जरूर हुई होगी। किसी ने तुमसे ऐसे बात की होगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। शायद घर में हुआ हो, शायद काम पर, शायद किसी करीबी ने कुछ ऐसा कहा हो जो तुम्हारे भीतर कहीं गहरे जाकर चुभ गया हो। हो सकता है वह एक रूखा वाक्य था, हो सकता है वह एक ठंडी नजर थी, हो सकता है कोई तुमसे यूं गुजर गया हो जैसे तुम हो ही नहीं। हो सकता है किसी ने तुम्हारे काम को एक वाक्य में खारिज कर दिया हो जिसमें तुमने अपना पूरा समय लगा दिया था। हो सकता है तुमने किसी की मदद की हो और उसने धन्यवाद तक न कहा हो। अब जरा ध्यान से अपने भीतर देखो, उस घटना के बाद तुम्हारे मन में क्या हुआ। पहले एक हल्की सी चोट लगी, फिर वह चोट एक विचार बनी, इसने ऐसा क्यों किया। फिर वो विचार एक कहानी बनने लगा, मैंने इसके लिए इतना किया और ये ऐसा व्यवहार करता है। फिर उस कहानी ने एक और कहानी को जन्म दिया, ये हमेशा से ऐसा है, ये कभी नहीं बदलेगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक पूरा न्यायालय खड़ा हो गया। तुम वकील भी, गवाह भी और जज भी, और सामने वाला अपराधी। ये सब कितनी देर में हुआ? कुछ सेकंड में, शायद 1 मिनट में। सामने वाला तो वो बात कहकर आगे बढ़ गया, पर तुम वहीं खड़े रह गए उसके शब्दों को पकड़कर, उन्हें बार बार अपने मन में दोहराते हुए, उनका वजन तोलते हुए। और अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने क्या देखा, तो तुम कहोगे उसका व्यवहार, तुम कहोगे उसने मुझसे रूखे तरीके से बात की, तुम कहोगे उसने मेरा अपमान किया, तुम कहोगे उसने मुझे नजरअंदाज किया। और तुम्हारा यह कहना गलत भी नहीं है। तुमने जो देखा वह सच है। व्यवहार वास्तव में कठोर था, शब्द वास्तव में चुभने वाले थे, नजर वास्तव में ठंडी थी। पर आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और इस प्रश्न को जल्दी मत सुनना, इसे धीरे धीरे भीतर उतरने देना। क्या तुमने उसका व्यवहार देखा, या उसकी मानसिक अवस्था? क्या तुमने देखा कि उसने क्या किया, या तुमने ये देखने की कोशिश की कि वो भीतर से कहां खड़ा था जब उसने ऐसा किया? यह प्रश्न सरल लगता है, पर यह तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी अपनी आंतरिक शांति को। मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे रहा, मैं अभी कोई समाधान नहीं दे रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस प्रश्न को अपने भीतर जगह दो, इसे बैठने दो। क्योंकि जो बात मैं आज तुमसे कहने आया हूं वह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है। अब जरा इस बात पर ठहरो कि किसी का व्यवहार हमें इतना प्रभावित क्यों करता है। कोई तुमसे एक कठोर बात कहता है और वह बात घंटों, कभी कभी दिनों तक तुम्हारे मन में गूंजती रहती है। तुम सोने जाते हो तो वही वाक्य साथ जाता है, सुबह उठते हो तो सबसे पहला विचार भी वही होता है। कोई 10 अच्छी बातें कह दे तो तुम भूल जाते हो, लेकिन एक कड़वी बात सीधे दिल के अंदर उतर जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहला कारण यह है कि हमारा मन सुरक्षा के लिए बना है, केवल सच जानने के लिए नहीं। न्यूरोसाइंस में इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा दिमाग नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों से ज्यादा गहराई से याद रखता है और महसूस करता है। यह हमारे विकास का हिस्सा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब एक खतरे को पहचानना 10 मौकों को पहचानने से ज्यादा जरूरी था। उस समय खतरा शारीरिक होता था, जंगली जानवर, दुश्मन या प्राकृतिक आपदा। अब वही खतरा भावनात्मक हो गया है, अपमान, अस्वीकृति या अनदेखा किया जाना। दिमाग वही पुराना है, बस खतरे का रूप बदल गया है। दूसरा कारण यह है कि हम दूसरों के शब्दों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। जब कोई कहता है तुम काम ठीक से नहीं करते, तो हम ये नहीं सुनते कि इस खास काम में कुछ कमी थी। हम ये सुनते हैं तुम योग्य नहीं हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हारी कीमत कम है। एक छोटी सी टिप्पणी से हम सीधे अपने अस्तित्व पर सवाल तक पहुंच जाते हैं। यह छलांग बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा मन इसे एक पल में लगा लेता है। तीसरा कारण है असुरक्षा। हम सबके भीतर कुछ बहुत संवेदनशील हिस्से होते हैं।
मनोविज्ञान में इन्हें कोर वुंड्स कहा जाता है। किसी के अंदर ये घाव होता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, किसी के अंदर कोई मुझे सच में नहीं चाहता, किसी के अंदर मुझ पर भरोसा नहीं किया जाता, या मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। ये घाव बचपन से बनते हैं, अनुभवों से बनते हैं, परिस्थितियों से बनते हैं। और जब कोई व्यक्ति चाहे अनजाने में ही इन घावों को छू देता है, तो जो दर्द उठता है वह सिर्फ उस एक घटना का नहीं होता, वह कई सालों का जमा हुआ दर्द होता है। इसलिए जब कोई तुमसे कठोर व्यवहार करता है और तुम जरूरत से ज्यादा आहत हो जाते हो, तो यह केवल उसके व्यवहार का असर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद किसी अधूरे हिस्से का सक्रिय हो जाना है। चौथा कारण, और शायद सबसे गहरा, यह है कि हम प्रतिक्रिया को ही सच मान लेते हैं। जैसे ही कोई कठोर व्यवहार करता है, हमारा मन तुरंत फैसला कर लेता है, यह व्यक्ति बुरा है, यह जानबूझकर कर रहा है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं। ये निष्कर्ष इतनी तेजी से आते हैं कि हमें लगता है यही सच्चाई है, लेकिन यह सच्चाई नहीं, यह प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, अधूरी होती है और भावनाओं से भरी होती है। सच को समझने के लिए ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए और अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता चाहिए। इसलिए समझो, किसी का व्यवहार एक ट्रिगर है, वह सिर्फ एक बटन है जो दबता है, लेकिन जो विस्फोट होता है वह तुम्हारे भीतर होता है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि समस्या सिर्फ बटन की नहीं बल्कि अंदर भरे बारूद की भी है, तब तक तुम हर बार दूसरों को दोष देते रहोगे और अपने भीतर की संरचना को नहीं देख पाओगे। ये बात तुम्हें दोषी बनाने के लिए नहीं कही जा रही, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कही जा रही है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया का बड़ा हिस्सा तुम्हारे भीतर से आता है, उसी दिन तुम्हारे पास एक नई शक्ति आ जाती है। तुम बाहरी व्यवहार के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने भीतर चल रही प्रक्रिया के साक्षी बन जाते हो। अब आओ इस अंतर को बिल्कुल साफ समझें, क्योंकि यही इस पूरे विचार की नींव है। व्यवहार वह है जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो बाहर की दुनिया में होता है। शब्द कोई क्या बोलता है, लहजा कैसे बोलता है, चेहरे के भाव कैसे देखता है, कर्म क्या करता है क्या नहीं करता, यह सब ऊपर की परत है। यह वह हिस्सा है जिसे कैमरे में कैद किया जा सकता है, जिसे कोई तीसरा व्यक्ति भी देख सकता है और जिस पर सब सहमत हो सकते हैं। हाँ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। मानसिक अवस्था वह है जो छिपी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, जो उस व्यक्ति के भीतर चल रही होती है जब वह वैसा व्यवहार करता है। डर कि कहीं मैं कमजोर न दिख जाऊं, कहीं मेरा नियंत्रण न छिन जाए, असुरक्षा की मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझसे बेहतर कोई और है। तुलना के दूसरे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। थकान शरीर की भी, मन की भी, भावनाओं की भी, वह थकान जो वर्षों से जमा होती रही है और जिसे कभी जगह नहीं मिली। अनसुना होने का दर्द कि मैं कितना भी कहूं कोई सुनता नहीं, इसलिए अब मैं कठोर हो गया हूं ताकि कम से कम ध्यान तो जाए। नियंत्रण खोने का भय कि अगर मैंने ढील दी तो सब बिखर जाएगा, इसलिए मैं सख्त बना रहता हूं। ये अंतर समझो, व्यवहार परिणाम है, मानसिक अवस्था कारण है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है तुम उसकी चिल्लाहट सुनते हो, पर तुम ये नहीं सुनते कि उस चिल्लाहट के पीछे शायद वर्षों से दबा हुआ दर्द है जो अब और दब नहीं पा रहा। जब कोई तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करता है तुम उसका रूखापन देखते हो, पर तुम ये नहीं देखते कि शायद उसने कई बार कोमल होकर चोट खाई है, इसीलिए अब कोमलता उसे डराती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तुम उपेक्षा महसूस करते हो, पर तुम ये नहीं देख पाते कि शायद वह व्यक्ति अपने ही अंदर इतनी उलझन में है कि उसके पास किसी और को देखने की शक्ति ही नहीं बची। अब यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मानसिक अवस्था को समझना व्यवहार को सही ठहराना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम मुस्कुराकर कहो कोई बात नहीं, वह भीतर से दुखी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपमान ही है, कठोरता ही है। गलत व्यवहार गलत ही है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण क्यों ना हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम केवल व्यवहार देखोगे
तो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की होगी, ऊपर ऊपर से, तुरंत और आवेग में। पर अगर तुम व्यवहार के पीछे की मानसिक अवस्था को भी समझ पाओ तो तुम्हारी प्रतिक्रिया गहरी होगी, सोच समझकर होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहेगी। कभी कोई व्यक्ति हर बात में तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम कुछ भी कहो वह कमी निकाल देता है। तुम अपनी कोई खुशी बांटो, वह उसे छोटा कर देता है। तुम्हें लगता है कि वह तुमसे जलता है या तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वह खुद को ही कम समझता हो। जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वह दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह तुम्हारे खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह उसकी अपने आप से चल रही लड़ाई है। कुछ लोग हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तुम क्या करो, कहां जाओ, क्या सोचो, सब पर उनका नियंत्रण हो। बाहर से यह घमंड या दबाव जैसा लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे डर होता है। उन्हें डर होता है कि अगर सब उनके हाथ में नहीं रहा तो सब बिगड़ जाएगा। जो अंदर से डरा हुआ होता है वही बाहर ज्यादा सख्ती दिखाता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक बदल जाता है। पहले बहुत ध्यान रखता था, अब दूर हो गया। पहले बात करता था, अब चुप रहता है। तुम्हें लगता है कि अब उसे तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन हो सकता है वो अंदर से बहुत थका हुआ हो। जब इंसान खुद ही खाली महसूस करता है तो वह किसी और को क्या देगा। उसका दूर होना तुम्हें ठुकराना नहीं, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश भी हो सकता है। कुछ लोगों को हर समय तारीफ और ध्यान चाहिए। अगर उन्हें सराहना न मिले तो वे नाराज हो जाते हैं। यह बचकाना लग सकता है, लेकिन हो सकता है बचपन में उन्हें कभी खुलकर प्यार और स्वीकृति नहीं मिली। उन्हें हमेशा कुछ साबित करना पड़ा हो, इसलिए बड़े होकर भी वे हर रिश्ते में वही प्यार ढूंढते हैं जो कभी नहीं मिला। कभी ऐसा भी होता है कि कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता, तुम्हारी तरक्की उसे चुभती है। यह दुख देता है और यह सच है, लेकिन हो सकता है वो अपने जीवन से खुश न हो। उसे लगे कि सब आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे रह गया है। ईर्ष्या अक्सर सामने वाले से ज्यादा अपने अंदर की कमी से जुड़ी होती है। कुछ लोग प्यार को सख्ती से दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने प्यार का नरम रूप देखा ही नहीं। अगर किसी को बचपन से डांट ही मिली हो तो वह वही तरीका आगे अपनाता है। वे बुरे नहीं होते, बस उन्होंने भावनाओं को सही ढंग से जताना सीखा ही नहीं। और कई बार लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों, लेकिन उनके अंदर बहुत पुराना दर्द जमा हो सकता है। छोटी बात बस आखिरी चिंगारी होती है, असली आग तो पहले से लगी होती है। इन सब बातों से एक बात साफ होती है, जो हम बाहर देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। असली कारण अक्सर अंदर छिपा होता है, और यह समझ दया करने के लिए नहीं है, यह साफ देखने के लिए है। गलत व्यवहार गलत ही रहता है, लेकिन जब तुम कारण समझकर देखते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी शांत और संतुलित होती है, न जरूरत से ज्यादा कठोर, न जरूरत से ज्यादा नरम। अब तुम पूछोगे तो करें क्या? मैं तुम्हें कोई 10 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई चमत्कारिक समाधान नहीं दूंगा, क्योंकि जीवन इतना सरल नहीं है कि एक सूत्र सब जगह काम कर जाए। पर कुछ संकेत हैं, कुछ दिशाएं हैं जो तुम्हारी यात्रा में सहायक हो सकती है। पहला संकेत रुकना। जब कोई कठोर व्यवहार करे, पहली चीज जो करो वो है रुको। बस रुको, कुछ मत करो, कुछ मत कहो। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी जबान को एक क्षण के लिए ठहरने दो। यह ठहराव बहुत छोटा है, शायद 3 सेकंड का, शायद 5 का, पर यह ठहराव वह जगह बनाता है जहां प्रतिक्रिया और प्रति उत्तर के बीच एक विकल्प पैदा होता है। जब तुम रुकते नहीं तो तुम वही कहते हो जो तुम्हारा आवेग कहलवाता है। जब तुम रुकते हो तो तुम वह कह सकते हो जो तुम्हारी बुद्धि चुनती है। दूसरा संकेत सांस। यह सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर इसका विज्ञान गहरा है। जब हम आहत होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह वही तंत्र है जो खतरे के समय लड़ने या भागने की तैयारी करता है। हृदय गति बढ़ जाती है, सांस उथली हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं।
इस अवस्था में लिया गया कोई भी निर्णय आवेगपूर्ण होगा। एक गहरी सांस लंबी धीमी पेट तक जाने वाली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को शांत करती है। यह कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह शुद्ध जीव विज्ञान है। तीसरा संकेत ऑब्जर्व करना। रुकने और सांस लेने के बाद देखो, पर इस बार अलग तरीके से देखो। पूछो, यह व्यक्ति अभी भीतर से कहां है? जरूरी नहीं कि तुम्हें सटीक उत्तर मिले, जरूरी यह है कि तुम ये प्रश्न पूछो, क्योंकि ये प्रश्न पूछने मात्र से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम प्रतिक्रिया की जगह से हटकर अवलोकन की जगह पर आ जाते हो, और अवलोकन की जगह से लिया गया निर्णय हमेशा अधिक परिपक्व होता है। चौथा संकेत, तुरंत प्रतिक्रिया न देना। हमारे भीतर एक गहरी कंडीशनिंग है कि जवाब तुरंत देना जरूरी है। कोई कुछ कहे तो हमें उसी क्षण उत्तर देना चाहिए, पर यह सत्य नहीं है। तुम्हें तुरंत जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है। तुम कह सकते हो, मुझे इस पर सोचने दो। तुम नईवन में सकते हो, चुप रह सकते हो, तुम विषय बदल सकते हो, तुम बाद में जवाब दे सकते हो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि समय के साथ आवेग कम होता है और स्पष्टता बढ़ती है। पांचवां संकेत, टाइमिंग बदलना। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि कब कहा जा रहा है। जब कोई थका हुआ हो, भूखा हो, चिंतित हो, या किसी और कारण से उथल पुथल में हो, उस समय की गई कोई भी बातचीत उत्पादक नहीं होगी। कभी कभी सबसे बुद्धिमान काम यह होता है कि उस क्षण को गुजरने दो और बातचीत तब करो जब दोनों पक्ष शांत और स्थिर हों। छठा संकेत, दूरी लेना। और कभी कभी सबसे स्वस्थ प्रतिक्रिया यह होती है कि बीच में कुछ जगह बनाओ, शारीरिक भी, भावनात्मक भी। हर रिश्ते में, हर स्थिति में अभी नहीं कहने का अधिकार तुम्हारे पास है। यह भागना नहीं है, यह अपनी मानसिक अवस्था की रक्षा करना है। और यहां एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे गहराई से समझ लो। समझना सहना नहीं है। मैं यह कदापि नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ समझो और सब कुछ सहन करो, नहीं। समझना का अर्थ है स्पष्ट दृष्टि से देखना, और जब तुम स्पष्ट दृष्टि से देखते हो तब तुम बेहतर निर्णय ले पाते हो। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सीमा खींचनी है, कब दूर जाना है। समझना, स्पष्ट होकर निर्णय लेना, यह कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति है। अब एक और परत को समझना जरूरी है। यह परत है समाज की वह शिक्षा जो हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वह हमारे फैसलों को कितना चला रही है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सम्मान का मतलब है जवाब देना। कोई कुछ कहे और तुम चुप रह जाओ तो तुम कमजोर हो। कोई तुम पर उंगली उठाए और तुम शांत रहो तो तुम डरपोक हो। कोई अपमान करे और तुम प्रतिक्रिया न दो तो लोग पूछते हैं तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ है। यह सोच इतनी पुरानी है कि हमें स्वाभाविक लगती है। पीढ़ियों से यही कहा गया, अपनी बात कहो, अपनी जगह बनाओ, जवाब दो, वरना लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, यह सम्मान की परिभाषा किसने तय की? क्या सम्मान सच में तुरंत जवाब देने में है, या सम्मान उस व्यक्ति में है जो तूफान के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है, जो हर चिल्लाहट का जवाब चिल्लाकर नहीं देता, जो हर अपमान का उत्तर अपमान से नहीं देता? हमारे भीतर एक और ताकतवर चीज है, अहंकार। अहंकार का काम है हमारी छवि की रक्षा करना। जब कोई हमें गलत कहता है या अपमान करता है तो अहंकार को चोट लगती है और वह तुरंत कहता है जवाब दो, सामने वाले को गलत साबित करो, दिखा दो कि तुम कम नहीं हो। लेकिन अहंकार की एक सीमा है, उसे जीत चाहिए, सच नहीं। उसे यह साबित करना है कि मैं सही हूं, और इसी कोशिश में वह सच को, रिश्तों को और अपनी शांति को भी दांव पर लगा देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, बहस जीतने के बाद भी मन शांत नहीं होता? तुम जीत गए पर भीतर बेचैनी बनी रही। ऐसा इसीलिए क्योंकि अहंकार की जीत और मन की शांति अलग चीजें हैं। अहंकार जीतता है तो शोर होता है, मन शांत होता है तो भीतर सुकून होता है, और वह सुकून किसी बहस से नहीं मिलता। हम तुरंत साबित करना चाहते हैं मैं सही हूं, तुम गलत। यह हमेशा सच की चिंता से नहीं आता, अक्सर ये डर से आता है। गलत साबित होना मतलब कमजोर होना,
हारना, अपर्याप्त दिखना, और यही डर हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। तो असली सम्मान क्या है? सम्मान यह नहीं कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, सम्मान यह है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो हर टिप्पणी तुम्हें नहीं हिला सकती। लेकिन अगर तुम्हारा सम्मान दूसरों की बातों पर टिका है तो वह हर दिन डगमगाएगा। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह सच में जरूरी है, या इसलिए कि मेरा अहंकार इसे चाहता है? यह सवाल आसान नहीं है, ईमानदारी से इसका जवाब देना और भी मुश्किल है। लेकिन जो ये सवाल पूछता है वो बिना सोचे प्रतिक्रिया देने वालों से अलग हो जाता है। एक और बात समझो, हम अक्सर दूसरों की प्रतिक्रिया से अपना मूल्य तय करते हैं। कोई मुस्कुरा दे तो हम खुश, कोई भौं चढ़ा दे तो हम टूट जाते हैं। ये बहुत अस्थिर आधार है। लोगों की प्रतिक्रिया उनके अपने मन से आती है, तुम्हारे मूल्य से नहीं। आज कोई तुम्हारी तारीफ करे, कल वही अपनी परेशानी में तुम्हें नजरअंदाज कर दे। इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। तुम्हारा मूल्य लोगों के मूड से तय नहीं होता। अब आओ इस समझ को असली जीवन की स्थितियों में उतारें। सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में न आए। जब कोई तुम पर गुस्सा करे तो पहली बात याद रखो, हर गुस्सा तुम्हारी वजह से नहीं होता। कई बार लोग अपने दिन भर की निराशा, अपनी असफलताओं का बोझ, अपना दबा हुआ दर्द उसी पर निकाल देते हैं जो उनके सबसे करीब होता है, क्योंकि करीब के रिश्तों में एक अनकही सुरक्षा होती है। यह मेरा अपना है, यह सह लेगा। ऐसे समय तुम्हें शांत रहना है, लेकिन दबना नहीं है। शांत रहने का मतलब है कि तुम उसकी आग को अपने अंदर जगह नहीं दे रहे। तुम साफ आवाज में कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं, लेकिन इस लहजे में नहीं। जब तुम शांत हो जाओ तब बात करेंगे। यह वाक्य दो काम करता है। एक, तुम उसकी भावना को नकार नहीं रहे। दो, तुम अपनी सीमा तय कर रहे हो। अब बात करते हैं अपमान की। अपमान अक्सर जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन एक बात समझो, जो सच में मजबूत होता है उसे अपमान की जरूरत नहीं पड़ती। अपमान कमजोरी का हथियार है। जब कोई तर्क से नहीं जीत पाता, जब कोई खुद को छोटा महसूस करता है, तब वह सामने वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे समय सबसे ताकतवर जवाब अक्सर मौन होता है। जब तुम अपमान का जवाब अपमान से नहीं देते तो सामने वाला अपने ही शब्दों के साथ रह जाता है। लेकिन याद रखो, मौन का मतलब सहना नहीं है। अगर अपमान बार बार हो तो स्पष्ट कहो, यह स्वीकार्य नहीं है, मैं इस तरह के व्यवहार को मंजूरी नहीं देता। ये बात गुस्से में नहीं, ठहराव में कहनी। गुस्सा बहस बढ़ाता है, स्पष्टता सीमा तय करती है। अब सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो हर बात में कमी निकालता है। तुम जो भी करो उसे कम लगता है। ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। ऐसे लोग अक्सर खुद से बहुत असंतुष्ट होते हैं। वे दूसरों की कमियां गिनाकर अपनी कमियों से ध्यान हटाते हैं। आलोचना उनका बचाव है, लेकिन हर आलोचना गलत नहीं होती। कभी कभी उसमें सुधार का अवसर होता है। इसलिए समझदारी यह है कि आलोचना को छांटो। जो तुम्हें बेहतर बनाए उसे स्वीकार करो, जो तुम्हें तोड़े उसके सामने सीमा रखो। तुम कह सकते हो, मैं सुझाव सुन सकता हूं, लेकिन लगातार नकारात्मकता स्वीकार नहीं। अब बात सबसे कठिन स्थिति की, भावनात्मक दबाव। जब कोई तुम्हारे प्यार, तुम्हारी दया या तुम्हारे अपराध बोध का इस्तेमाल तुम्हें नियंत्रित करने के लिए करे, जैसे अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा नहीं करते, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम यह भी नहीं कर सकते। ये वाक्य सीधे नहीं, घुमाकर दबाव डालते हैं। तुम्हें अपराधबोध में डालकर तुमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसा करने वाला व्यक्ति भीतर से असुरक्षित हो सकता है उसे डर हो कि सीधे कहने पर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये समझना ठीक है, लेकिन समझ का मतलब यह नहीं कि तुम दबाव स्वीकार करो। यहां सीमा सबसे स्पष्ट होनी चाहिए। तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे निर्णय अपराधबोध से नहीं, समझ से होंगे। याद रखो, अपराधबोध से
लिया गया फैसला कभी स्वस्थ नहीं होता, न तुम्हारे लिए न दूसरे के लिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी सबसे स्वस्थ निर्णय दूरी बनाना होता है। कभी कभी रिश्ता समाप्त करना भी जरूरी हो सकता है। किसी की मानसिक स्थिति को समझना महानता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर व्यवहार को सहते रहना परिपक्वता नहीं है। कभी कभी स्पष्ट होकर कहना, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, यही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, स्थिर व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से आसानी से प्रभावित क्यों नहीं होता? उत्तर सरल है पर बहुत गहरा है, क्योंकि उसकी पहचान दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिकी नहीं होती। एक पेड़ की कल्पना करो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, शाखाएं झुकती हैं, लेकिन तना अपनी जगह खड़ा रहता है। अब एक कागज सोचो, हल्की सी हवा उसे उड़ा ले जाती है, अंतर जड़ों में है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर गहरी जड़ें बना ली हैं, अपने मूल्यों की, अपने विश्वासों की, अपनी पहचान की, वो बाहर की बातों से हिल सकता है पर उखड़ता नहीं। जब तुम दूसरों के व्यवहार के पीछे की मानसिक अवस्था को देखना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर एक खास तरह की शक्ति आती है। यह शक्ति प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच के अंतर में छिपी है। प्रतिक्रिया अपने आप होती है। किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत कुछ कह देते हो। यह लगभग मशीन की तरह है, सामने से कुछ आया और तुरंत जवाब चला गया। इसमें सोचने की जगह नहीं होती। लेकिन जागरूकता अलग है। कोई कुछ कहता है, तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो, फिर तय करते हो कि क्या करना है। इन दोनों के बीच जो छोटा सा ठहराव है, वही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने कहा था कि इंसान की अंतिम स्वतंत्रता यही है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। सब कुछ छीन लिया जाए तब भी ये एक चीज उसके पास रहती है। जब तुम प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीख लेते हो तो तुम यांत्रिक नहीं रहते, तुम सजग हो जाते हो। और सजगता ही असली शक्ति है, क्योंकि सजग व्यक्ति वही करता है जिस पर उसे बाद में पछतावा नहीं होता। अब बात करते हैं भावनात्मक परिपक्वता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही न हो। अगर कोई अपमान करे तो तुम्हें चोट लगेगी, अगर कोई अन्याय करे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम इंसान हो, भावनाएं आएंगी ही। परिपक्वता का मतलब है भावनाएं महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। गुस्सा आए पर गुस्सा तुम्हें अंधा न करे, दर्द हो पर दर्द तुम्हारे फैसलों को न चलाए, चोट लगे पर वह तुम्हें बदले की राह पर न धकेले। यह एक अभ्यास है, कोई एक दिन में स्थिर नहीं बनता। हर कठिन स्थिति एक मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। हर बार जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने से रुकते हो, हर बार जब तुम सामने वाले के व्यवहार के पीछे कारण देखने की कोशिश करते हो, तुम थोड़ा और परिपक्व हो जाते हो, थोड़ा और स्वतंत्र हो जाते हो। और इस शक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह शांत होती है, यह शोर नहीं करती, यह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। यह बस मौजूद रहती है, जैसे पहाड़, जैसे समुद्र की गहराई। ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति इस शांति को पा लेता है वह सच में शक्तिशाली होता है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों को हरा सकता है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी को हराने की जरूरत ही नहीं होती। यह शक्ति दूसरों के खिलाफ नहीं होती, यह शक्ति अपने साथ होती है। यह कहती है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी स्थिति का प्रतिबिंब है, मेरे मूल्य का नहीं। तो आज की बात यही समाप्त होती है, लेकिन यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। जो कुछ आज कहा गया वो एक बीज है। इस बीज को तुम्हें अपने अनुभवों की मिट्टी में बोना है। हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर कठिन क्षण में इसे धीरे धीरे जीना है। कभी तुम सफल होगे, कभी चूक जाओगे, कभी तुम रुक पाओगे, कभी आवेग तुम पर भारी पड़ जाएगा। ये ठीक है, यही मनुष्य होना है। परिपक्वता का मतलब पूर्ण होना नहीं है, परिपक्वता का मतलब है कोशिश करते रहना। मैं तुम्हें कोई नारा नहीं दे रहा, कोई जादुई वाक्य नहीं दे रहा जिसे दीवार पर टांग दो और सब बदल जाए। मैं तुम्हें एक दृष्टि दे रहा हूं।
देखने का एक नया तरीका। यह तरीका सरल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो आदतें बनी हैं उन्हें बदलने में समय लगता है। लेकिन भरोसा रखो, जिस दिन तुम किसी के कठोर व्यवहार के पीछे उसकी टूटन देख पाओगे, उसके गुस्से के पीछे उसका डर पहचान पाओगे, उसकी दूरी के पीछे उसकी थकान समझ पाओगे, उस दिन तुम सिर्फ बेहतर नहीं बनोगे, तुम स्वतंत्र बनोगे। ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, जिसका संतुलन दूसरों के शब्दों से नहीं हिलता। और अंत में बस इतना याद रखना, अगली बार जब कोई कठोर व्यवहार करे तो तुरंत जवाब मत देना। एक क्षण रुकना, सिर्फ एक क्षण, और अपने आप से पूछना, यह व्यक्ति अभी भीतर से किस स्थिति में है। फिर निर्णय लेना अपनी स्पष्टता से, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान से। समझना सहना नहीं है, समझना स्पष्ट होकर जीना है, और यही सबसे गहरी शक्ति है। शांत, स्थिर, अचल, बस इतना ही। शांति से जाओ और इस